नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं रोहित सिंह सावल और सीधे जोशीमठ से आप इस वक्त देख रहे हैं बात तो चुभेगी का स्पेशल एडिशन। जी हाँ, जोशीमठ की बात करें, धार्मिक शहर, उत्तराखंड का सांस्कृतिक शहर, लेकिन आज खतरे की जद में है। कई मकान, कई मंदिर और यहाँ तक कि कई होटल, कई व्यापारिक प्रतिष्ठान सब खतरे में है क्योंकि यहाँ पर दरारें आ गई हैं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की एक्सपर्ट टीम यहाँ पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, राज्य सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। मुख्यमंत्री ने खास निर्देश दिए हैं, यहाँ पर कोई भी नया निर्माण पर रोक लगा दी गई है। ये तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का एक सवाल है। लोगों का सवाल ये है जो उनकी खुद की रोजी रोजगार से जुड़ा है, जो उनके घर से जुड़ा है, उनके आशियाने से जुड़ा है। लोगों का सवाल ये है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। हालांकि करीब 700 मकान खतरे की जद में है, जिनमें से कई मकानों को खाली करवा दिया गया है, लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। लेकिन अपने मेहनत की कमाई से खड़ा किया हुआ घर लोग जिस वक्त छोड़ते हैं तो उनके दर्द का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी है कि ये दरारें क्या एक दिन में आ गई, क्या 2 दिन में आ गई? इन दरारों को आने के पीछे की क्या वजह है? आखिरकार जोशीमठ को किसने खतरे में डाला? ये तमाम वो बातें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। इन तमाम बातों का मैं विश्लेषण करूंगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति की तमाम बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच छिड़ी महाभारत नए दौर में पहुंच गई है और आज इसका केंद्र रहा कन्नौज। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सपा से लड़ना है तो किसी का सहारा क्यों भारतीय जनता पार्टी लेती है, किसी के पीछे से क्यों वार करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शिखंडियों की जरूरत क्यों पड़ती है। पिछले कल शिवपाल यादव ने शिशुपाल का जिक्र किया था और आज अखिलेश यादव ने शिखंडी का जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में महाभारत, दिन ब दिन महाभारत के जो पात्र हैं वो लगातार हावी होते दिख रहे हैं। भाजपा सपा की जुबानी जंग में शिखंडी की एंट्री। भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। भाजपा के नाम अखिलेश की भाषा बदलो अपील। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। सरकारी चाय पर अखिलेश का सबसे बड़ा तंज। तो चाय का स्वाद देश ने देख लिया है और वो पुलिस, आप पुलिस पे क्या भरोसा करोगे? आप बताइए। कन्नौज के कुरुक्षेत्र से अखिलेश की महाभारत गर्जना। समाजवादी पार्टी मतलब कन्नौज का विकास। और उनको आना ही चाहिए, वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल जरूर उनसे बनता है। भगवा रंग पर अखिलेश की मंदिर वाली दुहाई। मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ, म्यूजियम का रंग क्या होना चाहिए? ये हम अगर इस स्थान को भगवा देख रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है, लेकिन किसी संग्रहालय को आप भगवा बना दे रहे हैं। भाजपा को अखिलेश का भगवा संदेश। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से एक बार फिर से यही सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि वो लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ सकते हैं। आज यहाँ पर वो दौरे पर थे, यहाँ पर एक मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और इस दर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा रंग की जगह मंदिर में होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास। चाचा शिवपाल के भाजपा को दिए गए शिशुपाल अल्टीमेटम के बाद अब कन्नौज के कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ महाभारत हुंकार भरी है। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए।
सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें। अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा को विकास के मुद्दे पर सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास अगर किसी सरकार के दौरान हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूजियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ उसके बाद म्यूजियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूजियम बन गया है। मतलब म्यूजियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं हो पाया, नहीं शुरू नहीं हो पाया, म्यूजियम की और बनाना पड़ गया। शिवपाल सिंह यादव के बाद भाजपा पर समाजवादी पार्टी के तीखे हमले के दौर को अखिलेश ने खुद आगे बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। कन्नौज के दौरे पर आए अखिलेश यादव ने यहाँ फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, साधु संतों के साथ बैठे और प्रसाद ग्रहण किया। हवन कुंड में आहुति भी दी। पूजा के बाद अखिलेश ने पहले शांति की कामना की और उसके बाद भाजपा पर शिखंडी का नाम लेकर बड़ा हमला बोल दिया। मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश के कन्नौज के इस दौरे ने राजनीति की हलचल तेज कर दी है। भाजपा ने अखिलेश पर तीखा हमला बोलने में देर नहीं की। देखो, वो कन्नौज आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। कन्नौज उनको आना ही चाहिए। वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल ज़रूर उनसे बनता है। और दूसरी बात रही इत्र पार्क की, तो इन्होंने अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है, परफ्यूम से नहीं। और उसके बाद में फिर इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है, अब उसका आवंटन होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ही संकेत दे रखा है कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ सकते हैं। ऐसे में सपा और भाजपा के बीच की जुबानी जंग के बीच उनका कन्नौज पहुंचना और सियासी महाभारत में भाजपा पर शिखंडी का नाम लेकर अटैक करने से ये साफ हो गया है कि अब बात शिशुपाल अल्टीमेटम से आगे बढ़कर जबरदस्त आर पार की तरफ बढ़ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस के स्वयंसेवकों की तुलना कौरवों से कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, लाठी लेते हैं और आगे चलते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम तो कहती है लेकिन जय सिया राम नहीं कहती। राहुल ने यह भी कहा कि राम जितने जरूरी है सीता भी उतनी ही जरूरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भारत की ही समझ नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आगे बढ़ गई हो, लेकिन राहुल के बयानों ने देश की सियासत में नई महाभारत शुरू कर दी है। इस बार राहुल का संघ पर दिया बयान विवादों के बीच खड़ा है, क्योंकि राहुल ने न सिर्फ संघ पर चुभने वाला प्रहार किया बल्कि संघ की तुलना कौरवों से कर दी। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ
हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। राहुल कभी भाजपा पर हमलावर होते हैं तो कभी आरएसएस उनके निशाने पर होता है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से हाफ पैंट जलाने वाला एक पोस्टर भी ट्वीट हुआ था, जिस पर खूब बवाल हुआ। और अब राहुल ने संघ की तुलना कौरवों से करके नई जंग छेड़ दी है। नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे। राहुल कभी अपने बयानों के जरिए सियासी लड़ाई को तपस्वी बनाम पुजारी की बनाते हैं तो कभी पांडव और कौरवों की। लेकिन भाजपा कहती है जिसे राहुल कौरव बता रहे हैं वो तो देश का गौरव है। राहुल गांधी को हमारी हिंदू संस्कृति की समझ ही नहीं है, तो वो यही कारण है कि वो अनाप शनाप बातें कभी कभी बोल जाते हैं। और मुझे यहाँ तो मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि शायद कौरवों को ही पांडव समझते हो, तो ही आरएसएस से उनकी तुलना कर रहे हैं। वहाँ जब चर्चा होगी भारत जोड़ो यात्रा की, तो उनकी भी चर्चा होगी जिन्होंने भारत तोड़ा है या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या तोड़ने में लगे हैं। उन्हें क्या कहेंगे आप? असत्य की राह पे चलने वाला, अधर्म की राह पे चलने वाला। तो कौरव से ही तो तुलना होगी उनकी। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, जो समझना चाहे समझे। राहुल गांधी ने कौरव वाले बयान से पहले तपस्वी और पुजारियों को लेकर भी एक बयान दिया था, जिस पर हंगामा अभी थमा नहीं है। योग गुरु रामदेव ने भी राहुल को नसीहत दी है कि बोलने से पहले उन्हें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से उनकी छवि धूमिल होती है। तो उनको जो भी सलाहकार उनको सलाह देते हैं, उनको किसी भी तरह से वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं तो ऐसे बयानों से भारत तोड़ने की बात शुरू हो जाती है। तो कोई भी ऐसा बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अभी कई दिनों तक जारी रहेगी। पंजाब से होते हुए उन्हें कश्मीर तक पहुंचना है। लेकिन राहुल जिस तरह संघ और भाजपा पर हमलावर हैं, वो देश का सियासी माहौल गरमा रहा है। राहुल के बयान भाजपा को बहुत चुभ रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का स्वागत है, लेकिन कुछ हरकत ऐसी कर देते हैं जो उनकी निंदा हो जाती है। मैं एक रोज कह रहा था कि अगर वो पूरी यात्रा मौन व्रत रह करके यात्रा के साथ मौन रहते तो शायद इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता। राहुल गांधी के निशाने पर संघ है। इससे पहले भी वो कई बार संघ को लेकर हमलावर दिख चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संघ की जो परिभाषा बताई है वो भाजपा नेताओं को बहुत ज्यादा चुभ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायबरेली से सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया। दरअसल बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी पर अंग्रेजियत हावी है। यही वजह है कि राहुल गांधी की आस्था भारतीय सभ्यता में नहीं है। आज की तारीख में रूल का मतलब हुआ कि सांसद सोनिया गांधी जी रायबरेली में एकमात्र अंग्रेज हैं जो रूल कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन भाजपा की नजर अभी से ही रायबरेली लोकसभा सीट पर टिक गई है। इसकी वजह है रायबरेली से सोनिया गांधी का सांसद होना। वैसे तो भाजपा के नेता सोनिया गांधी पर अक्सर हमलावर दिखाई देते हैं, लेकिन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो कांग्रेस को चुभने वाली है। सोनिया गांधी जी रायबरेली में एकमात्र अंग्रेज हैं जो रूल कर रही हैं, जो सांसद हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। सोनिया गांधी अंग्रेज हैं, क्या वो स्वयं इस बात से इनकार कर सकती हैं?
मैंने उनके भीतर देखा है आज भी अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी है। हिंदी इतने दिनों के बाद भी वो बोल नहीं सकती हैं, हिंदी में वो कुछ लिख नहीं सकती हैं। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, यानी सोनिया गांधी जिस पार्टी का नेतृत्व करती थी उसी कांग्रेस के वो सिपाही थे। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी में अंग्रेज नजर आने लगा है। कांग्रेस कहती है भाजपा के नेता राजनीति को निचले स्तर तक ले जा रहे हैं। जिस तरह का शर्मनाक और मैं इसे घटिया कहूँगी, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है आदरणीय सोनिया जी के लिए और राहुल जी और प्रियंका जी के लिए, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही राजनीतिक स्तर को एक नीचे ले जाने वाला जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये इसके लिए दिनेश प्रताप सिंह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, ये वही सोनिया गांधी हैं जिनके साथ लगभग कई वर्षों तक उन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को बनाया है। जब वो और उनके परिवार के लोगों को वहाँ लाभ दिख रहा था तब सोनिया जी विदेशी नहीं थी। दिनेश प्रताप सिंह ने सिर्फ सोनिया पर ही निशाना नहीं साधा, उन्हें तो राहुल और प्रियंका का वो वीडियो भी चुभ गया है जो गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नजर आया था। गाजियाबाद के उस मंच पर वैसे तो बड़े भाई का छोटी बहन के लिए स्नेह उमड़ा था, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की सोच इसे भारतीय संस्कृति से परे बताती है। राहुल गांधी उनके बेटे हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन उनके अंदर भी भारतीय संस्कार संस्कृति का रंच मात्र प्रवेश नहीं हो पाया है और आज भी वो अंग्रेजियत उनके ऊपर हावी है। हम आप सब पूरे देशवासियों ने देखा कि उन्होंने अपनी 50 वर्ष की बहन को गाल पर चुम्बन लेते हुए, क्या ये हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति है? अगर ये अंग्रेजियत नहीं तो कोई कांग्रेसी बताए ये है क्या? हमारे देश में इस परंपरा को तो बहुत गंदी गाली कहा जाता है। तो हमारी संस्कार संस्कृति में न तो कोई बहन को गाली देता है, न कोई भाई को गाली देता है। तो भारतीय संस्कार संस्कृति से दूर उनका पूरा परिवार है। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता उम्र के दायरे से बाहर होता है, लेकिन राहुल ने मंच पर अपनेपन का जो इजहार किया था, छोटी बहन को जो दुलार किया था, वो भाजपा के कुछ नेताओं को ठीक नहीं लगा। इसे कांग्रेस भाजपा के नेताओं की छोटी सोच बता रही है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ दिनेश प्रताप सिंह जी को कि हमारी भारतीय सभ्यता में बहन भाई के प्यार की एक बहुत बड़ी जगह है। भाई बहन के परिवार के प्यार का सबसे बड़ा अगर प्रतीक है तो भैया दूज और रक्षाबंधन का त्यौहार है। और हमेशा इतिहास में अगर आप देश का इतिहास ले लीजिए तो कई ऐसे उदाहरण हैं जब भाई और बहन के प्यार की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ये बात ठीक है कि स्नेह को व्यक्त करना, उसकी अभिव्यक्ति किसी भी रिश्ते की सबसे खूबसूरत पहचान है, लेकिन अफसोस इस बात का कि कुछ लोग प्यार को परिभाषित करने की ठेकेदारी ले लेते हैं और इसका सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर, शिक्षक स्नातक की 5 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस बार इस चुनाव में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों ही तरफ से जीत के भरपूर दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी माहौल है और फिर एक बार भाजपा और सपा आमने सामने हैं। भाजपा ने विधान परिषद की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार देर रात प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इनमें से 3 स्नातक और 2 शिक्षक सीटें हैं। तीनों स्नातक सीटों पर पार्टी ने अपने मौजूदा विधान परिषद सदस्यों को फिर प्रत्याशी बनाया है। बरेली मुरादाबाद स्नातक क्षेत्र से जयपाल सिंह फिर उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से देवेंद्र प्रताप सिंह को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से वेणु रंजन भदौरिया फिर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कानपुर उन्नाव स्नातक क्षेत्र से अरुण पाठक प्रत्याशी बनाए गए हैं और झांसी प्रयागराज शिक्षक स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर बाबूलाल तिवारी प्रत्याशी हैं। हौसला बुलंद है, पूरी तरह से 2 बार जीत दिलाई है और सभी कार्यकर्ताओं की, पार्टियों की आकांक्षा है कि तीसरी बार विजयश्री दिला के हैट्रिक का एक रिकॉर्ड स्थापित इस क्षेत्र में किया जाए।
बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली से चिट्ठी जारी होने से पहले ही गोरखपुर फैजाबाद सीट और कानपुर उन्नाव सीट से भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया था। दोनों ही सीटों पर सपा भी दावेदारी ठोक रही है, जबकि बरेली मुरादाबाद सीट पर भी सपा के शिव प्रताप सिंह यादव ताल ठोक रहे हैं। ग्रेजुएट का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, सस्ती और अच्छी शिक्षा का है। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे परेशान होते हैं, वो सारे मुद्दे इसमें शामिल है। पुरानी पेंशनर को पेंशन दिलवाने के लिए मैं इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करूंगा। एक एक सीट पर कांटे की लड़ाई है और सपा के लिए ये चुनाव कई मायनों में अहम है। विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को चुनाव होगा। इन सीटों को जीतने के लिए भाजपा सपा ने पूरी ताकत लगा दी है। सपा के पास विधान परिषद की 100 में से सिर्फ 9 सीटें हैं। अगर सपा को विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी चाहिए तो एक सीट और जीतनी होगी, क्योंकि 10 सदस्य होने पर ही सपा के पास नेता विपक्ष की कुर्सी रहेगी। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के अभी 9 सदस्य हैं और उनके पास जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है वो नहीं है, क्योंकि कुल 100 सदस्यों की संख्या है विधान परिषद में और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है उसके लिए 10% यानी 10 सदस्य होने जरूरी हैं। इसीलिए इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। उसकी कोशिश है कि इन 5 सीटों में से ज़्यादा सीटें जीते, कम से कम एक सीट तो जरूर जीते, जिससे कि विधान परिषद में उसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या 10 हो जाए, जिससे कि उसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का विधान परिषद में पद है वो उसको मिल सके। सपा की अपनी कोशिश है और भाजपा के अपने दावे हैं। उधर तीसरी तरफ कांग्रेस है, जिसे अभी भी अच्छे प्रत्याशियों की तलाश है। आज से शुरुआत है, अगर कुछ ऐसे नाम आएंगे जो चुनाव लड़ने में सक्षम है, लड़ सकते हैं, तो निश्चित उस विचार करेंगे। तो कांग्रेस का टिकट मिलेगा उनको या फिर समर्थन देगी कांग्रेस? नहीं, अगर हमको लगेगा कि ये आदमी सिंबल पे लड़ सकता है कायदे से, तो सिंबल भी देंगे। 30 जनवरी को चुनाव होने हैं, 2 फरवरी को काउंटिंग होगी और तभी साफ होगा कि सपा की कोशिश कितनी कामयाब हुई। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बिजली की कीमत को लेकर एक बार फिर से बवाल होने की आशंका है। दरअसल यूपी में तमाम बिजली कंपनियों ने 23% बिजली के बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और किसानों की यानी खेती की बिजली के लिए 10 से 12% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी तक ये बढ़ोतरी लागू नहीं हुई है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेता निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिजली की दरें बढ़ी तो वो आंदोलन करेंगे। यूपी के लोगों को नए साल पर बिजली का नया झटका लगने वाला है। इसकी वजह बिजली कंपनियों का एक प्रस्ताव है। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने साल 2023-2024 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। चुभने वाली बात यह है कि यह प्रस्ताव 15% से ज्यादा औसत बढ़ोतरी का है। इसमें सबसे ज्यादा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 28 से 23% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि उद्योगों के लिए 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं कृषि के लिए 10 से 12% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यानी अगर इस प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो यूपी में लोगों को बड़ा झटका लगेगा, लेकिन प्रस्ताव पर मोहर लगने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। इस प्रस्ताव पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं और बिजली कंपनी के प्रस्ताव को असंवैधानिक बताया है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, बिजली कंपनियों ने जो कल प्रस्ताव दाखिल किया निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक प्रस्ताव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस 25,133 करोड़ रुपया निकल रहा है और नियामक आयोग ने निकाला है, कोई किसी दूसरी संस्था ने नहीं निकाला है, निकल रहा है, तो उसके तहत बिजली कंपनियों को कानूनन तो 35% बिजली दर कमी का प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसको लेकर हमने कल विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल की और हमने कहा कि 35% एक मुश्त हमारी दरों में कमी की जाए। एक तरफ से उपभोक्ता परिषद ने मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी तरफ से सियासी दल सरकार पर हमलावर हैं। लिहाजा अगर आपके पास केंद्र नहीं है तो आप बिजली खरीदेंगे और आप खरीदेंगे तो आप गरीब आदमी पर, खासकर किसान पर और मध्यम वर्ग पर एक बोझ डालने जा रहे हैं। किसान को आपने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे या हाफ देंगे, उस कई पैमाने आपने तय किए कि उनकी सिंचाई की बिजली हम माफ़ करेंगे, पर आप देखिए अंत क्या हुआ कि आज बिजली कम करना तो छोड़ दीजिए, बिल कम करना छोड़ दीजिए, उसको दुगना करने की कवायद शुरू हो गई।
प्रदेश में बिजली के दामों के बढ़ने की सुगबुगाहट हुई तो पश्चिमी यूपी में माहौल गर्मा गया। साफ है कि बिजली के दाम अगर बढ़ते हैं तो पश्चिमी यूपी के गन्ना बेल्ट में सियासी संग्राम शुरू हो जाएगा। वैसे भी किसान बाकी प्रदेशों से यूपी की तुलना करते हैं और अगर प्रस्ताव पर सरकार कदम बढ़ाती है तो सियासी दल हमला तेज कर देंगे। सरकार जो अपने काम चलाएगी तो जिस तरह का बड़ा खराब रवैया सरकार ने बना लिया है और किस अहंकार में गिरी है समझ में नहीं आ रहा। तो अहंकारी और तानाशाही हो गई। इनको लग रहा है वोट तो सिर्फ नेता ही नहीं, आम जनता को भी बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव चुप रहा है। बच्चों की वो पूर्ति करेंगे क्या, बिजली का बिल करेंगे क्या, क्या करेंगे? मजदूर आदमी है, दिक्कत होगी। मजदूर आदमी के लिए हो तो सभी के लिए दिक्कत पड़ेगी। पूर्ति कहाँ से होगी इनकी? 3 साल से बिजली के दाम कहाँ पहुँच गए सर? पहले 500 रुपये आता था सर और 1000-1200 रुपये बिल आता है। कहाँ तक देगा सर किसान? अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में बिजली की कीमत बढ़ाने पर सरकार एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचेगी, क्योंकि सवाल एक एक वोट का है। वैसे भी खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हारने के बाद भाजपा की तरफ से शायद ही कोई रिस्क लिया जाए। अब इस मुद्दे पर विपक्ष बड़ा सियासी संग्राम करने की तैयारियों में जुट गया है। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और ये आंदोलन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या यूं कहें कि मिशन 2024 से पहले विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। पश्चिमी यूपी की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द ही घूमती है और यहीं से दिल्ली का रास्ता भी तय होता है। ऐसे में बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव पश्चिम से पूरब तक बड़ा संग्राम खड़ा कर सकता है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के धार्मिक शहर जोशीमठ की, जहां पर जो बड़े बड़े मकान हैं, होटल्स हैं या तीर्थ स्थल हैं, उनकी दीवारें लगातार दरक रही हैं। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारें कोशिश कर रही हैं कि समस्या का समाधान निकले। सवाल यह भी है कि यहाँ की क्या पूरी आबादी को शिफ्ट किया जाएगा? सवाल यह भी है कि आखिरकार ये संकट क्यों आया? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जोशीमठ की जनता के सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह थी कि आज जब 2 होटल्स, बेलारी इन होटल है यहाँ पर, उसको जब गिराने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची प्रशासन की, तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। वो सड़क पर आए, उन्होंने नारेबाजी की और उनका यही कहना था कि पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए या उनको विस्थापन की योजना के बारे में बताया जाए, तभी यहाँ पर उस होटल को टूटने देंगे। जोशीमठ की दरार ने सरकार की चिंता बढ़ाई। तो एक सवाल उन लोगों के सामने भी खड़ा हो गया जिनके घरों और होटलों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई। जिन घरों और होटलों को जमींदोज करना था, वहां बुलडोजर तो पहुंच गया, पर भविष्य की चिंता को दिल और दिमाग में समेटे लोग सड़क पर लेट गए। सवाल पूछा, घर टूटने के बाद उनका क्या होगा? उनसे बात करने की किसी ने जरूरत क्यों नहीं समझी? आप देखो, ये पूरा बनारीन यहाँ पे होटल खड़ा है, इसके पीछे भी लोगों ने अपने मकान खाली किए हुए हैं, उनके सामान अभी वहाँ है। अगर ये टूट गया, उनका सामान ऐसे टूट गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं। 14 महीने पहले से जब जोशीमठ दरक रहा था, तब एसडीएम जोशीमठ घर घरों में जाके दरारें देख के आ जाती है। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जोशीमठ खिसक रहा है, लोग के घर टूट रहे हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं आए। जिन घरों को तोड़ा जाना है, उन घरों में रहने वाले लोगों के पास कई सारे सवाल हैं। जिस घर में कई दशक बिता दिए, उसके उजड़ने की कल्पना ही उन्हें परेशान कर दे रही है। आरोप है, न तो मुआवजे की कोई बात हुई और न ही कहीं पुनर्वास का भरोसा दिलाया। सिर्फ बुलडोजर लेकर आए और अपना काम शुरू कर दिया। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और जो भी आश्वासन सरकार हमें दे रही है लिखित में दे। मास्टर प्लान दे रहा, इसके बद्रीनाथ जी की तरफ में पैसा दिया जाए और हमें सिर्फ पैसे और उसकी वो नहीं है। हम युवा लोग हैं, हम दोबारा से सारा बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमें रोजगार भी चाहिए
हमारे रोजगार का क्या होगा अगर हमें ऐसी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा? हम मकान बनाएंगे कैसे, बच्चों की फीस देंगे, कहां से घर चलाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने, रोजगार का मुद्दा सामने खड़ा है। जोशीमठ के करीब 700 घरों में दरारें हैं। करीब 40% घर ऐसे हैं जहां जिंदगी खौफ के साए में बीत रही है। पर रात होने से पहले सड़क पर उमड़ी ये भीड़ सवाल पूछ रही है कि घर तो गिरा दिए जाएंगे, उनका भविष्य किस आधार पर टिका रहेगा? वो लिखित मुआवजा दें, वो बताएं कि इन्होंने जाना कहाँ है। इनको बता दिया गया कि एक कमरा दिया गया है, एक कमरे में वो 5-6 लोग रहेंगे, उनको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको मुआवजा नहीं है, जाके उनका सब कुछ तोड़ा जा रहा है। चुभने वाला सवाल तो ये है कि सरकारों और अधिकारियों की लापरवाही का ठीकरा इन लोगों के सिर फोड़ना कहां तक सही है? क्या पहली कार्रवाई उन लोगों पर नहीं होनी चाहिए जिन्होंने तमाम आयोगों की रिपोर्ट और जानकारों की राय को खारिज किया? और सवाल तो ये भी है कि क्या इन घरों को तोड़ने में जल्दबाजी तो नहीं की जा रही? क्या इन लोगों को विस्थापित करके पूरा इलाका खाली नहीं कराया जा सकता? सवाल तो तमाम है, लेकिन जवाब में है तो सिर्फ बुलडोजर। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जोशीमठ का महासंकट बरकरार है और इस संकट से यहां की जनता जूझ रही है। दूसरी तरफ शासन प्रशासन कोशिश कर रहा है योजना बनाने की। एक तरफ तमाम एक्सपर्ट्स यहां पर आए हैं, वो भी अध्ययन कर रहे हैं, सवाल कई हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में आज हम लोग गए तो वहां पर बहुगुणा कॉलोनी की जो तस्वीर मैंने देखी, वो तस्वीर सचमुच डराने वाली थी। वहां पर भी करीब 30 से 40 ऐसे मकान थे जहां पर बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। और ये कोई 10 दिन का मामला नहीं है, करीब 1 से 1.5 साल का वक्त हो चुका है जब धीरे धीरे वहां पर मकान गिर रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उन मकानों पर जिन लोगों ने लगाई थी, वो लोग आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के दर्द को भी सुनिए और देखिए कि क्या स्थिति कर्णप्रयाग में। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी फटी जमीन और दीवारों में दरार ने लोगों को डरा दिया है। ये कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर का इलाका है जहां दर्जनों परिवार दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा की टीम के कैमरे में कैद हुई कर्णप्रयाग की तस्वीरें एक बड़े खतरे का साफ साफ आहट दे रही हैं। यहां पर अगर हम बात करें कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर इलाके की, यहां के मकानों में भी दरारें आ चुकी हैं और ये सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है। मैं एक मकान में मौजूद हूं, एक परिवार यहां पर, इनसे भी बात करेंगे। आप पहले इस मकान की स्थिति देखिए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी दरारें हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये परिवार इन्हीं दरारों के बीच में ये रहता है। किस तरह का डर इनको है और ये दरारें क्यों आई, कब आई, मैं आप ही से जानना चाहूंगा। जी आप बताइए, कब से हैं ये दरारें? ये 2 साल से साहब। 2 साल से। तो आपने स्थानीय प्रशासन से बात की? प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली भी। लेकिन ये तो मकान ऐसा लग रहा है कि दीवार तो कभी भी गिर जाए। खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है साहब। ऐसे ही रह रहे हैं इसमें, कहाँ जाएं? पूरी अपनी कमाई यहीं लगाई हमने अपनी। एबीपी गंगा की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको ऐसे सच से सामना कराने वाली है जिसे देखकर कोई भी हिल जाए। तो कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में हम मौजूद हैं और ये घर है। देखिए, ये घर का पिछला हिस्सा है। पिछली पूरी दीवार यहाँ पर गिर गई है और सामने देखिए जो अगली दीवार है उस पर भी दरारें यहाँ पर बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दरारें बनी हुई हैं। ये बता दूं कि इस घर में अभी भी लोग रहते हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैंने उनसे कुछ देर पहले बात की, एक बार फिर से उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि आप हमारे घर के पीछे के हिस्से में जाइए तो आपको अंदाजा होगा कि हम किस खतरे में जी रहे हैं। यही वजह थी कि हम इस घर के पीछे के हिस्से में आए और ये तस्वीरें आपको दिखाई। और ये हमारे साथ इस घर में जिनका एक घर है वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम जरा इधर आइए। आप जैसे आपने कहा हम आपके घर के बैक साइड देख के आए, पूरी दीवार गिर गई। कब गिरी है दीवार? अभी कुछ समय पहले ही गिरी है, एक महीने के आसपास हो गया है। पक्का घर बनाया आपने? कब घर बनाया था? अभी 2015 के आसपास घर बनाया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में। तो आपको डर नहीं लग रहा है इस घर में रहते हुए?
डर भी नहीं लगता, क्योंकि अपना घर तो अपना ही लगता है कि डर किस बात का, मतलब है डर भी बट उतना नहीं लगता, पर अपनी फीलिंग आती है इस घर में, बाहर जाने का। ये पीछे की दीवार कब गिरी आपकी? अभी 1 महीना पहले गिरी है। एबीपी गंगा की पड़ताल में कुछ ऐसे मकानों का पता चला जिसे छोड़कर लोग जा चुके हैं, वे वीरान पड़े हैं। तो इस बहुगुणा नगर इलाके में, कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर इलाके में मैं लगातार घूम रहा हूं और ये देखिए एक और मकान, ये मकान खाली है। यहाँ पर कोई बातचीत करने के लिए नहीं मौजूद है। जब पड़ोसियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मकान में जो लोग रहते थे वो मकान छोड़कर चले गए। आप ये देखिए किस तरह से इस पूरे मकान में दरारें हैं और ये मकान एक तरह से झुक गया है। और आप इधर आगे देखिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, हालांकि थोड़ी सावधानी यहाँ पर बरतना ज़रूरी है। आप ये देखिए, ये दीवार कभी भी ढह सकती है। और इधर आप आगे देखिए किस तरह से पत्थर गिर गए हैं, किस तरह से ये देखिए यहाँ पर एक पिलर था, इस पिलर का कुछ हिस्सा गिर गया है और ये पूरा मकान यहाँ पर झुक सा गया है। और कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के इस इलाके के कई हिस्से का एबीपी गंगा की टीम ने जायजा लिया। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खौफ के साए में जी रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब को बता दिया आज कि साहब मैंने पूरी सेवा समाप्त यहाँ पर कर रखी और मैं टाइम पर हमारा नहीं इसका निर्णय नहीं होगा तो मैं रोड में सेवा समाप्त करूँगा। और मैं आंख भी नहीं देखता हूँ, मैं तहसील में भी नहीं जाऊँगा, मैं थाने में भी नहीं जाऊँगा, रोड में सेवा समाप्त कर दूँगा बस। नहीं, आप हौसला रखिए, तो सुनेगा प्रशासन भी सुनेगा आपकी बात। आप हिम्मत रखिए, जब इतनी मेहनत से आपने ये घर बनाया तो आप हिम्मत मत हारिए। मैंने सन 13 के आपदा वालों ने बोला कि हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम यहाँ पर छोड़ो। मैंने कहा मैं नहीं, 5 लाख रुपए में मेरे को जगह नहीं मिलेगी। तो रात में नहीं रहते यहाँ? कहाँ रहना था यहाँ, कहाँ रहना, सब कुछ कर दिया। गाय भी रखी, भैंस भी रखी, खेती भी करी, सब कुछ यहाँ पर लगाया। अब घर से बेघर हो गए तो क्या करना, कहाँ जाना, अपनी जगह नहीं है तो कुछ नहीं है। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? बस अड्डा ले रख। आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। अभी प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, कुछ न कुछ जरूर होगा। 11 साल हो गए, कुछ नहीं है यहाँ पर। 11 साल लगे मेरे ये पोती हुई उस समय, 6 महीने से, तब दूरी या कर ये तो हाल। एक घर कब खाली किया आपने? ये तो यहाँ से कब चले? ये घर तो 2 बार हो गए खाली। अब ये घर जुलाई में हुआ खाली, या मंडी में रखा है वो इन लोगों ने अपने जो सोना की वो है बेट बोट और थोले बड़ा बर्तन सब बस अड्डा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के इस इलाके में आई दरारों की खबर लोगों ने अफसरों तक कब की पहुंचा दी। कई बार सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। इन्हें वक्त रहते मदद नहीं दी गई, इसलिए बांस बल्लियों के सहारे अटके इनके आशियाने कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्थानीय प्रशासन को, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जोशीमठ की चिंता सब कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करनी भी चाहिए, वाजिब है। लेकिन कर्णप्रयाग के इस बहुगुणा नगर इलाके में ये ऐसे कई बुजुर्ग हैं, कुछ घरों की दास्तान हमने आपको दिखाई सुनाई, लेकिन इनकी भी खैर लेने की प्रशासन को पहल करनी होगी, क्योंकि इन लोगों का दर्द भी कम नहीं है। कर्णप्रयाग से रोहित सिंह सावल, एबीपी गंगा। गोरखपुर में 27 सितंबर 2021 को कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई थी और हत्या का आरोप पुलिस वालों पर लगा था। इस मामले पर आज एक नया मोड़ आया जब सीबीआई की विशेष अदालत ने तत्कालीन एसएचओ पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया और बाकी 5 पुलिसकर्मियों पर जो कि आरोपी थे उन पर से धारा 302 हटा दी गई है, जबकि परिजनों का कहना है कि सभी इस पूरे हत्याकांड के आरोपी। आपको 27 सितंबर 2021 की वो तस्वीरें याद होंगी जिसमें कानपुर से गोरखपुर घूमने गए प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता को सीसीटीवी में कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई थी। इस मामले में जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसके बाद मामले में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन प्रभारी जगत नारायण सिंह और 5 दूसरे पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था। अब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपी एसएचओ पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया है। बाकी 5 पुलिस वालों के ऊपर से धारा 302 यानी हत्या का आरोप हटा दिया गया है। इस फैसले से मनीष की पत्नी मीनाक्षी इत्तेफाक नहीं रखती
कोर्ट का सम्मान करते हुए वो अपनी बात कहती हैं। उनका कहना है कि मनीष की हत्या में सभी 6 आरोपी बराबर के दोषी हैं। कोर्ट में यही ऑर्डर आया है कि खाली अभी एक ही पे 302 का चार्ज रहेगा, बाकी सब पे से या 302 का चार्ज हटाकर दूसरे चार्ज लगे हैं, लेकिन वो सब छोटे चार्ज हैं, जमानत वाले हैं। 302 ही एक बड़ा चार्ज था जो सिर्फ जगत नारायण पे लगा है। देखिए, चार्जशीट के अकॉर्डिंग ही कोर्ट में कुछ होता है, ठीक है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसके लिए हमें जो करना है वो हम करेंगे। इसके लिए अपने एडवोकेट से बात करके जो भी आगे का फर्दर प्रोसेस लेना है वो लेंगे। आरोपी एसएचओ जगत नारायण सिंह के अलावा जिन 5 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था, उनमें पुलिस निरीक्षक अक्षय कुमार मिश्रा, विजय यादव, राहुल दुबे, चालक कमलेश यादव और हमराही प्रशांत कुमार पर आईपीसी की धारा 323, 325, 201, 21B, 120B और 149 के तहत अब केस चलेगा। मृतक आशीष की पत्नी मीनाक्षी का कहना है कि ट्रायल से पहले 302 हटाकर मामले में सुनवाई ठीक नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपोर्ट की ही वजह से आज हम यहाँ तक आ भी पाए हैं। बाकी रही बात आगे प्रक्रिया की, वो न्यायिक प्रक्रिया है, मुझे नहीं लगता उसमें कोई अलग बात होती है। अब सीबीआई ने जो चार्जशीट लगाई है उसके अकॉर्डिंग ही कार्य हो सकता है, उसमें भी जो कम ज़्यादा है तो जो एक प्रोसेस है न्याय प्रक्रिया में, तो उसी प्रोसेस से चलेंगे। अगर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है, कुछ हमें सही नहीं लग रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखा जाएगा। मीनाक्षी गुप्ता की मांग पर पूरे मामले को पहले एसआईटी कानपुर को ट्रांसफर किया गया था, बाद में सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गाजीपुर अदालत में माफिया मुख्तार अंसारी को आज पेश होना था, लेकिन ये तीसरा मौका था जब मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। दरअसल उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी को अदालत में पेश होना था, लेकिन पुलिस ने घने कोहरे का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। गाजीपुर में मंगलवार को फिर से माहौल गर्म था। सबकी निगाहें एमपी एमएलए कोर्ट पर टिकी थीं, क्योंकि लंबे समय बाद पूर्वांचल के 2 कट्टर दुश्मनों का आमना सामना होना था। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार को ब्रजेश के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन बांदा की जेल में बंद मुख्तार को गाजीपुर नहीं लाया गया। इसके पीछे खराब मौसम की दलील दी गई। मुख्तार अंसारी को इसी मंडल कारागार से आज गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए निकलना था, लेकिन मुख्तार अंसारी आज भी नहीं निकला। इससे पहले 3 जनवरी को भी मुख्तार अंसारी की गाजीपुर कोर्ट में पेशी थी, तब भी वह नहीं गया था। मुख्तार के गाजीपुर न पहुंचने की वजह भले ही खराब मौसम बताई गई हो, लेकिन कहीं न कहीं एक चर्चा मुख्तार के डर को लेकर भी है, क्योंकि हाल ही में मुख्तार की तरफ से हाई कोर्ट में सुरक्षा को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। उधर दूसरी तरफ गाजीपुर अदालत में भले ही मुख्तार पेश ना हुआ हो, लेकिन ब्रजेश सिंह की पेशी जरूर हुई। देखिए, आप देखिए, यहाँ से ब्रजेश सिंह यहाँ से कोर्ट से निकल रहे हैं और इस गाड़ी में ब्रजेश सिंह सवार होकर निकल रहे हैं। आज कोर्ट में ब्रजेश सिंह लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय इन्होंने यहाँ पर दिया और इसके बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देखिए ये गाड़ी, और इस गाड़ी में सवार होकर ब्रजेश सिंह यहाँ पर निकले। मामला भले ही 21 साल पुराना हो, लेकिन मुख्तार और ब्रजेश के बीच की दुश्मनी आज भी ताजा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजेश सिंह की पेशी हुई और बाहर से लेकर अंदर तक कोर्ट में गहमा गहमी नजर आई। ब्रजेश सिंह करीब 1.5 घंटे तक कोर्ट में रुके, उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट ने अगली तारीख 17 जनवरी की दी है। गाजीपुर कोर्ट में आज ब्रजेश सिंह पहुंचे, लेकिन मुख्तार अंसारी नहीं आए। हमारे साथ मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली जी मौजूद हैं। लियाकत जी, मुख्तार अंसारी आज यहाँ पे नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा? ऐसा है कि मुख्तार अंसारी को आज गवाही देनी थी, जिसमें कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा तलब किया गया था, लेकिन बांदा जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय में भेजी गई है ईमेल के माध्यम से, जिसमें ये लिखा गया है कि
10 तारीख में वो रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि बादा जेल अधीक्षक द्वारा कि घना कोहरा होने के कारण पुलिस गार्ड उपलब्ध नहीं हो सकी, जिससे कि आज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, अग्रिम तिथि देने की कृपा करें। ये जेल अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट भेजी गई है और उसकी वजह से आज फिर पुनः 17 जनवरी तारीख नियत की गई है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा साक्ष्य हेतु। और ये लिखा गया है कि पूर्व जो आदेश है 3-1 का, जिसमें साक्षी मुख्तार अंसारी को तलब किया गया है, वह पूर्ववत रहेगा। मुख्तार अंसारी कभी गाजीपुर में दहशत का दूसरा नाम था। डॉन की धमक पूरे पूर्वांचल में थी, लेकिन डॉन अब अपने ही शहर आने से डर रहा है। ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही देना है, ऐसे में उनके जान को खतरा बना हुआ है और हमने 2 जनवरी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में हमने अर्जी दी थी उनकी सुरक्षा को लेकर, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि न्यायालय में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र प्रेषित किया जाए। पहले दिसंबर में मुख्तार और ब्रजेश का आमना सामना होना था, फिर 3 जनवरी की तारीख लगी, उसके बाद 10 जनवरी की और अब 17 जनवरी की, यानी 2 कट्टर दुश्मनों के आमने सामने आने में अभी तक अड़चने ही आई हैं। बड़ा सवाल अब यह है कि क्या 17 जनवरी को वो होगा जो अब तक नहीं हो पाया। ABP गंगा के लिए गाजीपुर से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल जोशीमठ से बात तो चुभेगी में आज जितना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।